नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और ये इस सीरीज का 14th नंबर का लेक्चर है, 14वां लेक्चर है। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये उस समय का क्वेश्चन पूछा गया तो तब शायद 103 संशोधन हुए थे, और वर्तमान में भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। 105 संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। इसका जो 101वां संविधान संशोधन है, इसको समझ लेते हैं। यह संबंधित है जीएसटी से। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। और जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का संग्रह, अप्रत्यक्ष करों का समूह है, और जीएसटी को सबसे पहले असम से लागू किया गया। जो दूसरा ऑप्शन है, इसे अगर हम मान लें 102वां संविधान संशोधन, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अर्थात 102वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया। तो 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और 130वां संविधान संशोधन ये भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया 130वें संविधान संशोधन के तहत। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया। और चौथा ऑप्शन है आपका 105वां। अगर हम इसे 105वां संविधान संशोधन मान लें, तो 105वां संविधान संशोधन हाल ही में किया गया है 2022 में। और 105वें संविधान संशोधन के तहत जो 2021-22 में 105वां संविधान संशोधन हुआ, और 105वां संविधान संशोधन ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 105 संशोधन हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसको समझ लेते हैं। 2020 में 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2020 में 13वां संस्करण, और 2021 में 14वां संस्करण हुआ था आईपीएल का, और 2022 में 15वां संस्करण आईपीएल का संपन्न हुआ है। तो जो 15वां संस्करण हुआ है, इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें विजेता रही है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस विजेता रही है, और उपविजेता राजस्थान रॉयल्स। और आईपीएल की शुरुआत हमारे देश में 2008 से हुई, और उस समय 2008 में जब आईपीएल हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स विजेता रही थी। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2020। तो 2020 वाला बुकर पुरस्कार 2021 वाले पेपर में पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डगलस स्टुअर्ट। इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार मिला। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, ये हमने करंट को ध्यान में रख के, वर्तमान की सिचुएशन को ध्यान में रख के अपने आधार पर ऑप्शन रख लिए हैं, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान के बारे में भी जानकारी हो। तो जो आपका पहला ऑप्शन है सेहान करुणा तलिका, इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये 2020 वाला पूछा जा चुका है, उस समय पेपर में पूछा गया था। और 2022 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? सेहान करुणा तलिका को। तो ये ऑप्शन हमने अपने आधार पर रखे हैं, ताकि करंट को भी साथ में लेते चलें। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, इसमें लिखा है गीतांजलि श्री। तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो सिहान करुणा तलिका है ये श्रीलंका से हैं और गीतांजलि श्री ये भारत से हैं। तो बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग है। बुकर पुरस्कार 2022 वाला सिहान करुणा तलिका को मिला है, ये श्रीलंका से हैं, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये गीतांजलि श्री को मिला है। और गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार रेत की समाधि के लिए मिला है। इनकी रचना है रेत की समाधि, रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इनके साथ हमें डेजी रॉकवेल का नाम भी याद रखना होगा। इन्होंने रेत की समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, टॉम्ब ऑफ सैंड। माधव हाड़ा के बारे में समझ लेते हैं। इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है हाल ही में, 32वां बिहारी पुरस्कार। – 2022 से सम्मानित किया गया है माधव हाड़ा को, तो इनका नाम भी याद रखना है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नहीं है? तो गोदावरी की कौन सी नदी सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका मूसी, ये मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक है मूसी नदी। तीसरा ऑप्शन है आपका तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा की सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। चौथा ऑप्शन है आपका कोयना, ये भी कृष्णा की नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा या मंजीरा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो आपका जो आंसर है ये पेनगंगा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डिजिटल केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका मतलब यह है कि भारत में पहली बार डिजिटल रूप में बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही आपका आंसर है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, और 2017 जो दूसरा ऑप्शन है इसमें 2017 में आम बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया। आम बजट और रेल बजट एक साथ मिला दिए गए। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, और विवेक ओबराय समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को 2017 में पुनः मिला दिया गया। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुनः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, और चौथा ऑप्शन है आपका 1947, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये नाम बहुत पूछा जाता है, तो इस समय वित्त मंत्री थे षणमुगम शेट्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया पहली बार डिजिटल रूप में केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो दूसरा ऑप्शन जो आपका है अशोक लवासा, इन्हें ही उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका गठन 1966 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एशियाई विकास बैंक का, और इसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। और आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है राजीव कुमार, ये वर्तमान में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 25वें नंबर के हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका एम श्रीनिवास। यहां से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया हाल ही में कि एम श्रीनिवास से क्वेश्चन पूछा गया। ये एम्स दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली के ये डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। एम श्रीनिवास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एम श्रीनिवास। और चौथा ऑप्शन आपका है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक लवासा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो समझ लेते हैं इसको। ये नेपाल है। नेपाल से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक राज्य इधर है जिसका नाम है उत्तराखंड, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक राज्य इधर है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, एक राज्य इधर है इसका नाम है बिहार, एक राज्य ऐसे फैला हुआ है इसका नाम है पश्चिम बंगाल, और एक राज्य ऐसे है इसका नाम है सिक्किम। तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इनकी जो मुद्रा है नेपाल की वो रुपया है। ये लोग भी अपनी करेंसी को रुपया कहते हैं। और हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। तो प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। और ये लोग अपनी करेंसी को रुपया कहते हैं। राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का गठन 1985 में हुआ था। 8 देश इसके सदस्य हैं। और हाल ही में पेट के एग्जाम में, यूपी पेट के एग्जाम में नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछा गया। तो नेशनल जो गेम है नेपाल का, नेशनल स्पोर्ट है नेपाल का, वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इनका राष्ट्रीय खेल है। इनका राष्ट्रीय पशु भी पेपर में पूछा जाता है। तो गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, प्रतिशत के आधार पर 85% से अधिक हिंदू जनसंख्या नेपाल में निवास करती है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो उत्तराखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, असम की नहीं लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के पश्तून या पठान नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी ने कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान अदा किया। अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो पाकिस्तान को मिला, यहाँ से इन्होंने पठानों को एकजुट किया। और इन पठानों को एकजुट करने के बाद एक आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि भारत को आजादी दिलाई जा सके। इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। और ये भारत के बंटवारे का पुरजोर विरोध कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन फिर भी भारत का बंटवारा हो गया।
तो इन्होंने बंटवारे के पश्चात कहा कि भारत के लोगों ने हमें भेड़ियों को सौंप दिया, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक लोकप्रिय नेता थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान को मिल गया, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पाकिस्तान को मिल गया। तो पाकिस्तान के लोगों ने इनसे निवेदन किया कि आप भारत में रहें, तो इन्होंने पाकिस्तान में रहें, तो इन्होंने पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया, पाकिस्तान के नागरिक बन गए विभाजन के बाद। लेकिन भारत को आजादी दिलाने में इनका अहम योगदान रहा, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। और इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों को एकजुट किया और एक संगठन बनाया जिसे खुदाई खिदमतगार कहा गया। खुदाई खिदमतगार, ये एक संगठन बनाया और इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे, इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो युवा लोग थे, जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, सीमांत गांधी के नेतृत्व में, वो लाल कलर की शर्ट पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे। खुदाई खिदमतगार को इसका गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। और जब भारत का बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान चले गए, वहां के नागरिक बन गए ये, और 1970 में भारत आते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और इनके साथ पाकिस्तान की सरकार ने बड़े अत्याचार किए और 1987 में इन्हें भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो इस आधार पर ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनके योगदान को भी हमें याद रखना होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका कि संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत के बारे में समझ लेते हैं। वर्तमान में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यूनाइटेड प्रोविंस से ये उत्तर प्रदेश बन गया, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रांत का नाम बदलकर 1956 में मध्य प्रदेश कर दिया गया और मैसूर का नाम 1973 में बदल के कर्नाटक कर दिया गया। तो कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, मैसूर के नाम से आज भी कर्नाटक में एक शहर भी है। तो आपका जो क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के पठान नेता थे? तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठान नेता थे। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है आर्टिकल 23। तो इसमें हमें 3 प्रमुख बातों को याद रखना होगा। एक तो बेगार, दूसरा बलात्श्रम, और तीसरा मानव दुर्व्यापार। अर्थात आर्टिकल 23 के तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने बेगार पर प्रतिबंध लगाया, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। अर्थात संविधान के आधार पर बेगार, बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। ये अपराध है अगर ऐसा होता है तो बेगार क्या है? किसी से काम करवा लेना और पैसा न देना, ये बेगार है। बलात्श्रम क्या है? किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, परिश्रम करवाना बलात्श्रम है। मानव दुर्व्यापार क्या है? मनुष्यों की खरीद और बिक्री ही मानव दुर्व्यापार है। वर्तमान में ये सभी प्रतिबंधित हैं संविधान के आधार पर और कानून के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता, छुआछूत को प्रतिबंधित किया है संविधान के आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 24, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को
कारखानों खानों या खतरनाक जगहों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष तक के 14 वर्ष या इससे कम आयु के जो बच्चे हैं इन्हें कारखानों में, खानों में, अन्य खतरनाक स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 है, इसमें विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। अर्थात कानून की नजर में सभी समान हैं, यह आर्टिकल 14 से पता चलता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 24 ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात बीएसएफ का स्थापना दिवस पूछा गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। क्योंकि 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था भारत में, जिसमें 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद भारत सरकार ने ऐसी आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया जाए जो भारत पाकिस्तान की सीमा में हमेशा तैनात रहे। तो इसी युद्ध के पश्चात 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं, पंकज कुमार सिंह। और बीएसएफ सर्दियों में एक ऑपरेशन चलाता है जिसे ऑपरेशन सर्द हवा कहते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा। ये बीएसएफ के द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन हुआ था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके जो प्रमुख हैं, डीआरडीओ के प्रमुख हैं, वो समीर कामत बने हैं। इनका नाम याद रखना है। तीसरा ऑप्शन है आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। क्योंकि दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। इसी दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना के इस युद्ध में अहम योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स का गठन हुआ था। अर्थात ब्रिटिश शासन काल के दौरान रॉयल इंडियन एयर फोर्स का गठन हुआ था। वर्तमान में यह इंडियन एयर फोर्स है। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज हमने एसएससी जीडी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।